वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में लेसन 1 का न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर देख के ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। इन जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो फ़िल्टर का मतलब होता है दो छानना, मतलब कि दो चीज़ें मिक्स हैं और उसको क्या करना, फ़िल्टर करके अलग करना। ठीक है, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें। तो अब टेक्निकल लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन होंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ देखेंगे। फ़िल्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये करता क्या है, इसको जानने से पहले मैं एक आप लोग को प्रीवियस लेक्चर का रिमाइंड कराना चाहूँगी कि मैंने बताया था कि जब मैं पढ़ा रही थी तो रेक्टिफायर के केस में आपने देखा था कि जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रही थी, है ना, रेक्टिफायर से जो आउटपुट प्राप्त हो रही थी वो प्योर डीसी नहीं थी। ठीक है, उस डीसी में क्या था, रिपल था, मतलब एसी के कंपोनेंट थे। ठीक है, डीसी तो प्राप्त हो गए लेकिन उसमें एसी के कंपोनेंट थे यानी रिपल था। तो अब हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम तक हम मतलब कि प्योर डीसी प्राप्त करें। हालांकि प्योर डीसी तो प्राप्त पूरी तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन हम चाहते हैं कि 90% मुझे डीसी मिल जाए। उस केस में क्या करेंगे, 90% डीसी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर क्या करता है, उस रिपल्स को ख़त्म करता है, यानी कि जो हमें आउटपुट में डीसी रिपल्स के फॉर्म में मिल रही थी उसको क्या कर देगा, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है और हमें काफ़ी हद तक प्योर डीसी मिलने लगता है। हालांकि पूरी तरीके से प्योर डीसी नहीं मिलता, तो इसीलिए फ़िल्टर की ज़रूरत हुई। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट से रिपल्स को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाने वाली डिवाइसेस या सर्किट फ़िल्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें हम समझ चुके हैं, तो ये अब जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िल्टर सर्किट में कौन सी कंपोनेंट का यूज़ करेंगे जो ये काम करता है। ठीक है, तो आपने कैपेसिटर और इंडक्टर का नाम सुना होगा। ठीक है, कैपेसिटर इंडक्टर क्या होता है, वो उसका जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ना। तो हम लोग जब भी फ़िल्टर सर्किट बनाएंगे तो कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज़ करके ही बनाते हैं, उसके बिना नहीं करते, क्योंकि वही ये काम करता है कि हमें कहाँ पे डीसी को स्टॉप करना और कैसे हमें उसको आउटपुट में, मतलब कि कहाँ पे हमें आउटपुट में भेजना है। अब देखिए कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ इसमें होती है, इस चीज़ को पहले समझेंगे। देखो आप कैपेसिटर, चूँकि कैपेसिटर का आप रिएक्टेंस बच्चों जानते हो, XC = 1/2πfc होता है। ठीक है, ये आप इसका रिएक्टेंस देख लो। अगर मैं डीसी की बात करूँ, आइडियल डीसी की अगर आप बात कर लो तो आप सबको पता होगा, आप लोगों ने जनरल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि डीसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। चलिए अगर आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़ीरो रखते हो तो टोटल वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो उस केस में XC की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अब इनफाइनाइट हो गई, रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे यही चीज़ आपको बतानी है कि अगर रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, वो आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। आगे मैं सर्किट में दिखाऊंगी कि किस तरीके से, यानी कहने का मतलब कि डीसी को वो स्टॉप कर देता है, क्योंकि डीसी के केस में उसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होती है, क्योंकि रिएक्टेंस उसका बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ठीक है, अब यदि अगर हम बात करें एसी की, ठीक है, तो एसी के केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो आप ये बताओ एसी के केस में 1/2π फ्रीक्वेंसी कुछ भी होगी, मान लीजिए ज़्यादा है। ठीक है, सपोज़ करें इनफाइनाइट ही हो गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में जो XC होगा यानी रिएक्टेंस होगा वो आपका ज़ीरो, यानी कि रिएक्टेंस बहुत कम होगा। अगर इनफाइनाइट है तो ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू है, ज़्यादा ही वैल्यू है, तो भी आपका XC क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब कि उस केस में उस सर्किट में करंट फ्लो होगी और आउटपुट हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इंडक्टर की चलिए हम बात करें तो इंडक्टर का रिएक्टेंस आप जानते हो XC = 2πfL, है ना। डीसी के केस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होता है, तो ये टोटल टर्म्स तो आपके ज़ीरो हो गए। ठीक है, ये टोटल आपका टर्म ज़ीरो हो गया, तो एक्सेल क्या हो गया, यानी रिएक्टेंस ज़ीरो हो गया, रिएक्टेंस बहुत कम हो गए। अब जब रिएक्टेंस कम होंगे तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट उसमें फ्लो करने लगता है। ठीक है, इन केस अगर हम एसी की बात करें, एसी की अगर आप बात करते हो तो एसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण
आपका एक्सेल भी बहुत ज़्यादा होगा। जब एक्सेल बहुत हाई होने लगेगा तो वो करंट उसमें फ़्लो नहीं करता है ना, उसको स्टॉप कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बताया, बट आप इसको मत लिखना, इसको मत, यहाँ से जब आप नोट्स करना तो इस चीज़ को मत लिखना, क्योंकि ये बस मैंने समझाने के लिए किया। जब भी रेक्ट फ़िल्टर आएगा तो आप बस ये वाला टर्म करना, ठीक है। तो चलिए, ये तो बस मैंने एक बताया कि फ़िल्टर क्या होता है, उसमें जो उस सर्किट में जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम बनाते हैं फ़िल्टर। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स मैंने फ़िल्टर को बताया हुआ। फर्स्ट होता है आपका शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, सेकंड होगा इंडक्टर फ़िल्टर, थर्ड होगा इंडक्टर कैपेसिटर फ़िल्टर। तो हम लोग यहाँ पे 2 तरह के फ़िल्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 टाइप के फ़िल्टर हैं। फर्स्ट चलिए हम देखते हैं शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। अब नाम से समझना होगा हमें कि सबसे पहले आप नाम देखा करो, जो टॉपिक है ना उस टॉपिक के नाम से ही चीज़ें क्लियर हो जाती है। शंट कैपेसिटर, शंट का मतलब होता है पैरेलल में कोई चीज़ कनेक्ट होना, यानी कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगेगा वो क्या होगा, पैरेलल में होगा। किसके पैरेलल में होगा, लोड के पैरेलल में होगा, ठीक है। फ़िल्टर क्या था, सबसे फाइनल स्टेज था ना। अगर हम फ़िल्टर नहीं लगा रहे थे तो रेक्टिफायर के बाद आउटपुट हमें लोड के अक्रॉस प्राप्त होता था, लेकिन हम अब रेक्टिफायर के बाद फ़िल्टर लगाएंगे, है ना, तो वो लोड के अक्रॉस ही, लोड ही के पास होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे देखिए लोड के पैरेलल में मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम शंट कैपेसिटर फ़िल्टर रखा गया है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसकी वर्किंग हम देखेंगे। मैं इसकी वर्किंग बता रही हूँ कि करते ये कैसे वोल्टेज की रिपल्स को लगभग ख़त्म कर देता है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन मैक्सिमम तक ख़त्म कर देता है। अब ये आप देखो, यहाँ पे कैपेसिटर है। डीसी की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अभी चलिए मैंने एसी इनपुट दिया, ठीक है, एसी इनपुट दिया। रेक्टिफायर क्या करता है, उसको यूनिडायरेक्शनल यानी डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, हालांकि उसमें रिपल है। तो अगर डीसी की बात करें तो डीसी के केस में मैंने बताया था XC = 1/2πfc, फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो XC क्या, फ्रीक्वेंसी इसकी 0 हो जाएगी, 1/0 हो गया, टोटल टर्म 1/0 हो गया। तो XC क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब मुझे बताओ कि जब रेक्टिफायर से जो मुझे आउटपुट प्राप्त डीसी के फॉर्म में मिल रही है तो उस केस में ये जो होगा ना, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। ये जो होगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसमें से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी, यानी कि पूरी की पूरी डीसी क्या हो जाएगी, वो लोड के अक्रॉस हमें प्राप्त हो जाएगी। ये डीसी को यहाँ से डीसी फ्लो नहीं करेगी और पूरी की पूरी डीसी हमें लोड के अक्रॉस मिल जाएगी, ठीक है। अब उसी समय देखिए क्या होता है कि डीसी तो मुझे मिल रही है, लेकिन उसमें कुछ एसी के भी कंपोनेंट होते हैं ना, तो एसी के कंपोनेंट के लिए ये कैसा बिहेव करता है, ये चीज़ें अभी फिर से देख लो। एसी के केस में क्या होता है, जब डीसी के साथ साथ एसी आ रहे हैं तो उसमें एसी में जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस क्या होंगे, वो कम होंगे, बहुत ही कम होगा। जैसे मान लीजिए कि एसी की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना, एसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा वैल्यू, तो एसी की वैल्यू उसके लिए बहुत ही कम प्राप्त होगी। तो उस समय ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसी पाथ से ये एसी को वापस बैक कर देता है इनपुट में, ठीक है। तो टोटली कहने का मतलब कि रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है डीसी के साथ साथ एसी, डीसी को तो ये यहाँ पे लोड के अक्रॉस मुझे मिल गया, क्योंकि डीसी के लिए ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया, तो सारा का सारा डीसी मुझे यहाँ मिल गया। लेकिन उसी में जब एसी भी साथ में आ रही है तो एसी के केस में आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो यहीं पे उसके लिए पाथ यहाँ से मिल गया आपका। रेक्टिफायर होते, कैपेसिटर होते, यूँ होते, इस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से होते अपना मतलब अपना पाथ कंप्लीट करके वापस बैक चला जाता है, ठीक है। तो एसी आपके लोड में गई ही नहीं। अब जब एसी आपके लोड में गई नहीं तो कहने का मतलब कि मुझे केवल लोड में क्या प्राप्त हुआ, लोड में मुझे केवल डीसी प्राप्त हो गया। अब यहाँ से बातें क्लियर हो गई होंगी ना कि कैसे चीज़ें हुई। तो इस तरीके से हम 90% तक प्योर डीसी प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एसी बच्चों मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत, काफ़ी हद तक मैंने रिड्यूस कर दिया। तो ये तो था शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, बाकी आप यहाँ से नोट्स कर लेना। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो रिपल फैक्टर की वैल्यू है इसकी 1/4 √3 FRLC, ठीक है, ये रिपल फैक्टर की वैल्यू है। कहाँ से आई, कैसे, इसका बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं सॉल्व करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इंडक्टर फ़िल्टर, है ना। हमें नेक्स्ट पढ़ना है कौन सा फ़िल्टर, यहाँ से जो था इंडक्टर फ़िल्टर। देखते हैं इंडक्टर फ़िल्टर क्या होता है।
यदि अब इसमें देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, इंडक्टर फिल्टर जब बनाएंगे तो सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। जैसे लोड रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और यहीं से इसी के अक्रॉस में आउटपुट प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे मैंने रेक्टिफायर के सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए करते क्या है, ये इंडक्टर कैसे मतलब एसी को मतलब रोकता है, स्टॉप करता है, वो चीज़ें आपको दिखानी होंगी। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, यदि इंडक्टर को रेक्टिफायर के लोड के सीरीज़ में लगा दिया जाए, ठीक है, तो यह रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज के रिपल को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है उसको, टोटली कह लीजिए। तो लोड के सीरीज़ में लगे इंडक्टर को सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर कहते हैं। वर्किंग इसकी मैं समझाना चाहूँगी। वर्किंग देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इंडक्टर है, रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं वो ठीक है, डीसी है, लेकिन उसमें रिपल भी हैं। तो डीसी के लिए कैसा बिहेव करेगा और उसी में जो एसी आ रहा है उसके लिए ये कैसा बिहेव करेगा, उस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ करिए रेक्टिफायर से प्राप्त हमें डीसी मिल रहा है, उसमें एसी भी कंपोनेंट है, तो पहले मैं डीसी की बात करती हूँ। ठीक है, आप देखो डीसी के केस में भाई, अगर इंडक्टर के केस में जो उसका रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2πfl, ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। आइडियल मैं डीसी की बात कर रही हूँ, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 हो गई कि नहीं हो गई। तो टोटली कहने का मतलब रिएक्टेंस इसका बहुत कम हो गया। रिएक्टेंस कम होने का मतलब कि उसके लिए वो पाथ प्रोवाइड करा, वो शॉर्ट सर्किट की तरह यहाँ से करंट फ्लो होने लगी। टोटली कहने का मतलब रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट डीसी भी है और उसमें डीसी तो मिल रहा है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े एसी के कंपोनेंट हैं। तो केवल अगर मैं डीसी की बात करूँ तो डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि इसमें आराम से करंट फ्लो, यानी कि डीसी करंट आराम से फ्लो हो रही है और हमें आउटपुट के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिल गई। ठीक है, ये पाथ अपना कंप्लीट किया और हमें डीसी आउटपुट मिल गई। लेकिन अब बात करेंगे कि जो इसमें एसी कंपोनेंट मिल रही है उस केस में क्या करता है इंडक्टर, वो चीज़ें देख रही हैं, क्योंकि डीसी में कुछ एसी के भी तो कंपोनेंट मिल रहे हैं ना। तो आपको पता है कि एसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो जब एसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसका जो रिएक्टेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या करेगा, ये धीरे धीरे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है ना, यानी कि एसी को ये इंडक्टर स्टॉप करेगा, है ना, एसी को ये इंडक्टर स्टॉप करता है। एसी के केस में कह लीजिए इसमें करंट नहीं फ्लो होती है, थोड़ा बहुत जो लो थोड़ी फ्रीक्वेंसी को मिल जाएगा, लेकिन एसी को मैक्सिमम हद तक ये यहीं पे स्टॉप, लोड के क्रॉस जाने ही नहीं देती, बल्कि बैक यहीं से होकर के वापस एसी अपने पाथ को इस तरीके से यहीं से एसी बैक हो जाता है। यहाँ के बाद एसी जाता ही नहीं है लोड के अक्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से इंडक्टर अलग करता है डीसी में से जो एसी का रिपल है। ठीक है, क्योंकि हमें रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रही है वो यूनिडायरेक्शनल डीसी तो मिलती है, लेकिन साथ साथ उसमें एसी के भी कंपोनेंट होते हैं। डीसी के लिए तो इसने पाथ प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से मुझे इस तरीके से करंट फ्लो होने लगी और आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिल गई, लेकिन उसी समय जो उसमें एसी के कंपोनेंट आ रहे हैं उस केस में आपका रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो वो एसी को वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम हद तक आउटपुट में डीसी प्राप्त कर लेते हैं इंडक्टर फिल्टर का यूज़ करके। ठीक है, बाकी यहाँ पे वर्किंग लिखी हुई है, वर्किंग तो छोटा सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आप देखिए वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर क्या आती है इंडक्टर फिल्टर के केस में, वो वैल्यू होती है गामा इज इक्वल्स टू RL/3√2 मल्टीप्लाइड 2πfl। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्टर आपका ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी बच्चों आपको, जो कि कैपेसिटर लगा करके शंट कैपेसिटर जो फिल्टर मैंने बताया तो उसमें कैसा आउटपुट प्राप्त होता है। ये देखिए विदाउट फिल्टर की अगर हम बात करें, विदाउट फिल्टर की तो यूँ आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल रही थी ना, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो। लेकिन जब आप फिल्टर लगा दे तो ये जो वेव है फर्स्ट वाला यूँ रेड से मैंने जो वेव ड्रॉ किया है ये फिल्टर लगाए बिना प्राप्त आउटपुट है। ठीक है, अब लेकिन जब फिल्टर लगा दे तो हमें आउटपुट पता है कैसे मिलने लगेगा, इस तरीके से मिलना शुरू करेगा, इस तरीके से मिलना शुरू करेगा, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ये इस तरीके से नहीं मुझे मिलेगा। ठीक है, फिर से ध्यान देखो कि अगर हम फिल्टर लगा दिए हैं कैपेसिटर फिल्टर तो मुझे आउटपुट यूँ होते, फिर यूँ होते, फिर यूँ होते, फिर यूँ 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 ऐसे वेव फॉर्म मुझे मिलेंगे। ये जो ऊपर वाला टर्म देख रहे हो इस तरीके का, तो इससे आपको देखने से पता चल रहा है कि नॉर्मल अगर आइडियल डीसी की बात करें तो आउटपुट मुझे ऐसा मिल रहा है। पूरा ऐसा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे तो मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो 90% तक मुझे क्या मिल गई, डीसी मिल गई। ठीक है,
और अगर इंडक्टर का यूज़ करके करते हैं तो इस तरीके से वेव फॉर्म हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हमें आउटपुट हमें कैसा, मतलब कि ये तो नॉर्मल विदाउट फिल्टर के मुझे आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है, लोड के अक्रॉस। लेकिन जब आप फिल्टर लगा देते हो इंडक्टर फिल्टर, तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलना शुरू होते हैं, इस तरीके से आउटपुट मिलना शुरू होंगे, ये नहीं मिलेगा फिर। और ये एक एवरेज वैल्यू, डॉटेड लाइन एक एवरेज करंट के लिए डिसाइड किया गया, ठीक है। थैंक यू। कल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे। थैंक यू।